बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में बहुत कॉमन सा टॉपिक है और आम तौर पर जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनसे ये पूछा जाता है कि यार बच्चों की जो राइटिंग है ना उसका बड़ा मसला आ रहा है। हैंड राइटिंग की बात करें जिसको आम ज़बान में कैलीग्राफी कहा जाता है, अच्छी हैंड राइटिंग को, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। और पेरेंट्स की तरफ से आम तौर पर ये डिमांड आती है कि आखिर कौन सा ऐसा फार्मूला लगाया जाए कि बच्चों की राइटिंग ठीक हो। चले कम से कम हम ये कहते हैं कि कैलीग्राफर की तरह बहुत शानदार हो, लेकिन मामला ये कि एवरेज सी तो हो, पढ़ने के काबिल हो, लेजिबल हो, प्रेजेंटेबल हो, ये सारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर अगर हैंड राइटिंग की बात करें, मैं आपके साथ हैंड राइटिंग को देखूं और इंग्लिश हैंड राइटिंग को अगर हम देखें तो उसमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ें हैं वो तीन हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हम इन तीन चीज़ों को एड्रेस शुरू से ही कर लें, यानी कि ये प्राइमरी टीचर अगर इस पर ज़रा फोकस कर लें, पेरेंट्स फोकस कर लें, तो बच्चा या बच्ची है वो ज़बरदस्त बेहतरीन ज़बरदस्त हैंड राइटिंग उसकी होगी। नंबर एक, उसमें बुनियादी बात ये देखनी होती है कि जनाब जो इंग्लिश वो जो लिख रही है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट ले रही है और फिर छोटे छोटे वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस और फिर ऐसे और फिर इस तरह से मामला आगे चल पड़ता है। तो उसमें बुनियादी बात पहली ये देखनी है कि उसके अंदर आपने देख लेना है कि जो अल्फ़ाबेट लिखे जा रहे हैं वो प्रॉपर साइज़ उसको फॉलो किया जा रहा है, यानी 3 लाइनों वाले वो 3 लाइनों ही के मुताबिक लिख रहा है। 2 लाइन्स पे जो आते हैं वो 2 लाइन्स पे है, जो नीचे वाली 3 लाइन्स पे उसी डायरेक्शन में वो लिख रहा है। एक बात तो ये साइज। दूसरी बात आ जाती है उसका एंगल। तीसरी बात आ जाती है उसकी स्पेस। ये 3 चीज़ें हैं जो मिलकर किसी भी राइटिंग को खूबसूरत बना सकती हैं और किसी भी राइटिंग को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड जो है ना डिल्यूट लिखना चाहता हूं। अब देखिए मैं डिल्यूट लिख रहा हूं, तो आप ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरा लिखा हुआ डिल्यूट जो है वो ठीक है या गलत है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ठीक है सर, ये कोई दुनिया का बंदा इसको गलत कह ही नहीं सकता, लेकिन अजीब आंखों को चुभ रहा है। देखें अजीबो गरीब लिखा है। अब इस अजीबो गरीब में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है, वो ये है कि डी मैंने इस एंगल पे लिख दिया, आई मैंने इस एंगल पे लिख दिया, एल फिर इस एंगल पे, और यू को इस एंगल पे जाकर लिख दिया, टी को इस एंगल पे लिख दिया, ई को इस एंगल पे लिख दिया। तो अब आप ये देखें कि एक ही वर्ड को कंपोज करने में, लिखने में मैंने कितने एंगल यूज़ किए। देखें जितने भी एंगल पे लिखे जा सकते हैं, मिसाल के कुछ बच्चे 90 के एंगल पे लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, तो लिखें सारे वर्ड 90 के एंगल पे लिख लें। कुछ 120 पे लिखते हैं, स्लैंट करके पीछे की तरफ लिखते हैं, तो चलें लिख लें सारे 120 पे लिख लें। और कुछ 45 पे लिखते हैं, 75 पे लिखते हैं। आप जिस भी एंगल को फॉलो करते हैं आपको वो एंगल मुबारक हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि सारे के सारे वर्ड जो हैं उसी एंगल पे लिखे जाएँ। यानी अब मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ से डिलीट करके मैं इसका एंगल ठीक कर दूँ तो वही चीज़ खूबसूरत लगनी शुरू हो जाएगी। चलें जी, फ़र्ज़ करें मैंने ये काम किया कि अब मैंने जो है फ़र्ज़ करें 90 का एंगल जो है मैंने फॉलो किया है। अब 90 के एंगल में मैंने इसको इस तरह लिख दिया, वही चीज़ खूबसूरत लग रही है। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, देखें ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी और ये भी सारे 90 पे लिख लिए, वो सही लग रहे हैं। तो पहली जो गड़बड़ होती है वो एंगल की होती है, इस एंगल को हमें ठीक करवाने की ज़रूरत होती है जी। दूसरी गड़बड़, ये एंगल को हमने टिक कर लिया। दूसरी गड़बड़ ये है कि आप देखिए मैं आपके सामने एंगल ठीक ही लिखूंगा। अब मैं ये करता हूँ, एक और गड़बड़ करके आपको बताता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि अब इसमें देखिए कमोबेश एंगल मैंने एक ही रखा है, ये देखें, लेकिन ये वर्ड फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ मैंने गलती जो है वो साइज़ की है। जहाँ मेरा दिल चाहता है, ये भी 3 लाइन्स पे है, मैंने इसका साइज़ कितना बढ़ा दिया। देखिए टा भी 3 लाइन पे है, मैंने उसका साइज़ कितना छोटा कर दिया है। अब ये देखें यू जो है उसको क्या कर दिया है, तो ई जो है वो देखें 2 लाइन्स पे है, यू 2 लाइन्स पे है, आई 2 लाइन्स पे है, तो इन सब का साइज़ एक जितना होना चाहिए था। यहाँ मैंने साइज़ की गलती कर दी है और उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तो लिहाजा यहाँ अगर हम साइज़ को फॉलो कर लें तो ये मामला भी ठीक हो जाएगा। और तीसरी बात आ जाती है कि चलें जी अब मैं ये वाली गलती नहीं करता, मैं आपके साथ ये करता हूँ कि ना मैं एंगल की गलती करता हूँ ना साइज़ की गलती करता हूँ। अब आप स्पेस की गलती मैं करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ कि ये जी मैं वर्ड लिख रहा हूँ,
अब इसमें मैंने ये किया है कि स्पेस की गलती की है, लेटर टू लेटर स्पेस, कि जितनी स्पेस डी और आई के दरमियान है उतनी और आई और एल के दरमियान होनी चाहिए। ये तो नहीं कि आई और एल की कोई लड़ाई हो गई है। अब इसी तरीके से इसको ज़रा क्लोज कर दिया, फिर इनको दूर कर दिया है। तो क्या मेरे पास फार्मूला है? मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता कि सारी चीज़ें जो है वो साइज़ के लिहाज से भी ठीक रखूं और स्पेस के लिहाज से भी ठीक रखूं और एंगल के लिहाज से भी ठीक रखूं और हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगी। तो आम तौर पर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो लिखते हैं और फ़र्ज़ करें मैं टीचर मेरे पास लेके आते हैं तो मैंने कहता बेटा अच्छा नहीं है दोबारा लिख के लाएँ, तो वो दोबारा गलत लिख लाते हैं। मैं कहता फिर अच्छा नहीं है दोबारा लिख के, तो जब तक उन्हें बताएंगे नहीं कि आप गलती कौन सी कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये वो 3 चीज़ें हैं जिनको अगर हम शुरू से ही छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लास में, जहाँ पे आप करेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें छोटी क्लासेस में ये मामला निपट जाए ताकि उनकी बड़ी क्लासेस में आते तक उनका हाथ पक्का हो जाता है उसके ऊपर। तो इस तरह ये मसला जो है वो हैंडल किया जा सकता है। तो लिहाजा ये टॉपिक के हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, उसमें बुनियादी बात ये है कि ये 3 चीज़ें जो है वो हमने फोकस करनी है और तीनों की प्रैक्टिस करवा देनी है। थैंक यू।